जीतूँ या हारूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। तो उस वक़्त फ्री दवाइयाँ, डॉक्टर्स भी हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और एक डॉक्टर की टीम है जो बगैर किसी स्वार्थ के काम करती है। हमारे सारे समुदाय से हमको मोहब्बत है। वहाँ पे 2 बार मिस्टर अमरनाथ विधायक थे। उनके दरमियान में भी मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ काम हुआ वहाँ। रहते हैं और घर को कंट्रोल करने के लिए कि हम सेफ कैसे रहें, हमारी फैमिली कैसे सेफ रहे और उस पे हम खड़े उतरते हैं और कामयाब भी रहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। तो आज हम एक युवा नेता के साथ मौजूद हैं। इनका परिचय ये स्वयं बताएंगे और तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। युवा है तो आखिर बिहार में राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे, जरूरी जाहिर सी बात है। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, हम पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मोहम्मद मसीह जमा है और मैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ इस वक्त। जी सर, आपने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात कही है, तो हायाघाट ही क्यों? अब अगर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो किसी और सीट के बारे में सोच सकते हैं। उसी सीट के बारे में आपने कैसे सुना? हायाघाट मेरा इसलिए चॉइस है कि हायाघाट में हमारे काफ़ी फ्रेंड है और हायाघाट से ही मैंने शिक्षा हासिल की है। हायाघाट में हम बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे दोस्त काफ़ी, मैं दूसरे कंट्री में भी गया हूँ, वहाँ भी हायाघाट के काफ़ी लोग हैं उधर, उसी हायाघाट असेंबली के। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट भी है, पिछले 7 साल से हायाघाट पे हम काम कर भी रहे हैं, सोशल वर्क चल रहा है भी हमारा। उन लोगों की रिक्वेस्ट है कि हायाघाट से इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने प्लान किया। और चूँकि हायाघाट में हमारे इस वक्त करीब 15-20 हज़ार वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं हमारे, तो इस वजह से मैंने भी प्लान किया। सर, अब हम थोड़ा आपके पास्ट के बारे में जाएंगे। आप पहले, हमने जैसा आपके बारे में जाना है, आप पहले एनआरआई थे, अब आप राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी में, तो आखिर अचानक से इतना बड़ा स्विच क्यों? तो कोरोना के वक्त में मैं एक्चुअली सऊदी अरब में था। जी। कोरोना के बाद 2020 में मैं रिटर्न आया, तो मैं देखा जो सिचुएशन पिछले 10 साल से एज इट इज़ है वैसे ही, कुछ चेंजिंग नहीं है। तो अब क्या है कि जो प्रेजेंट में मौजूद हैं वो कुछ नहीं कर रहे, पिछले 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक हम युवा, हम जैसे लोग बाहर आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो डेवलप कैसे होगा? तो इस वजह से भी प्लान किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो करना चाहते हैं, लेकिन अकेलेपन होने की वजह से या कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो अब क्या है कि अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपके माध्यम से मैं हूँ, और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस पे हम काम करेंगे। अभी जो आपके वर्तमान के वहाँ पर विधायक हैं, तो आपको उनके कामों में क्या-क्या कमियां लगी हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कुछ सोचकर ही वहां से चुनाव लड़ने की बात आपने सोची होगी। तो अभी वर्तमान के जो विधायक है, बीजेपी से विधायक है, हाँ, रामचंद्र प्रसाद जी। जी, तो क्या कुछ कार्य है उनका जो आपको लगता है कि अगर और इस तरह से होता तो बेहतर होता? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि विधायक इलेक्शन फाइट कर लेते, विन होने के बाद वो फिर लौटते नहीं है, फिर इलेक्शन के दरमियान में 4.5 साल बाद ही वो दिखाई देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हालात होते हैं वो एज इट इज रह जाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आता। 6 महीना बाद आते, 6 महीना पहले आते, इलेक्शन के 6 महीना पहले आते और वो चेंजिंग करने की कोशिश करते, कोई भी चीज़ पूरा भी नहीं होता। अभी 10 साल 15 साल में मेरे को सिर्फ एक सड़क दिखी है जो बेहतर है, और वो बेहतर इस तरीके से है कि सड़क बन गई, सब कुछ बन गए, और अब वो पानी लगने की वजह से वो सड़क बेकार हो रही है। हमारे हायाघाट विधानसभा में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। बराबर में गंडक नदी है, जिसकी वजह से पानी हमेशा ओवरफ्लो हो जाता है और जिसके कारण सड़क वगैरह सब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक छोटा-सा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं देते। लोग परेशान होते हैं, आने-जाने वाले लोग परेशान होते हैं, हम परेशान होते हैं, सब परेशान होते हैं।
हर चीज, कई चीजें हैं। जी। अब आपसे राजनीतिक मैदान में आपने उतारने का सोचा है, तो आप किसी गठबंधन के साथ आपके मन में है? अभी तो आप खैर आपने बस अभी प्लानिंग ही की है, तो आप किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, किसी पार्टी के साथ आप अपना गठबंधन करेंगे, या फिर आप अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में? एक्चुअली अभी क्या है कि हम्म, हमारी प्लानिंग है, ऐसे तो काफी पार्टियों के कॉल आ रहे हैं हमारे जी पास, अभी ऐसा डिसाइड नहीं है। जी। जो काम करने वाली पार्टी होगी, हम्म। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देगी, हम्म। हमें काम करने देगी, हम्म। हम उस पार्टी को बेहतर चुनेंगे। और जो जनता फैसला करेगी कि इस पार्टी के साथ जाना बोल के, मैं उस पार्टी के साथ जाकर के काम करूंगा। मतलब आप अभी आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मतलब हम कैसे वो क्या तो जनता ही करें? फैसला करेगी किस जी पे जाना, तो उसमें जी। चले अब जाएंगे। फिर जनता की बात हो रही है, तो आप अपना क्या विजन लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि देखिए, चुनावी मैदान में तो हर कोई अपना किस्मत आजमाना चाहता है, तो आप कुछ तो आपने प्लानिंग की होगी, आप जनता को ये बेहतर चीजें देंगे ताकि जनता आपको चुने। अभी तक आपने क्या क्या जनता के लिए, अगर कार्यों की बात करें, तो आपने क्या कुछ सोचा है? पिछले 7 साल से, जी अभी मैं पॉलिटिक्स बाज नहीं हूँ, जी। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, तो इसलिए मेरे को पॉलिटिक्स में वो क्या बोलते हैं, झूठ फूस लेना देना बोल करके नहीं आता मुझे। हम्म, इसलिए मैं सीधा सीधा व्यापारी आदमी हूँ, इसलिए मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। जी पिछले 7 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, और बिना किसी स्वार्थ के। जी कोरोना के वक्त में मजबूरी थी, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जो मुझसे हो सका कोरोना के वक्त में, जी मैंने वहीं से किया। जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट हुई, मैं आया, और उस वक्त जो मुझसे हुआ वो मैंने किया। जी। बहुत कुछ मैं नहीं कर सका, लेकिन कोशिश हमारी जारी रही, और तब से मेरी कोशिश आज तक जारी है। इलेक्शन के बाद जीतूं या हारूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। जैसा जी मैं अभी सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ, वैसे ही रहूंगा। जी एक्चुअली हमारे विजन में क्या है कि बहुत सारी समस्या हैं, जी। उसमें चंद बातें ये हैं हम्म, कि एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस पे काम कर भी रहा हूँ। मेरा एक प्लेटफॉर्म बना भी है, 2021 में बनाया था, वोल फाउंडेशन, जी और उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारा सेक्शन 8 ट्रस्ट है, जी और उस पे मैं काम कर भी रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल भी डाला हुआ है, जी। जिसमें कोरोना के वक्त में ही डाला था मैं, उसी वक्त। तो उस वक्त फ्री दवाइयाँ, डॉक्टर्स भी हमारे कांटेक्ट में हैं, और एक डॉक्टर की टीम है जो बगैर किसी स्वार्थ के काम करती है। जी। तो मतलब आप सर अभी कुछ सालों से आप लगातार जनता के बीच आप काम कर रहे हैं, यस। तो अब आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आपको लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? हमारे क्षेत्र की परेशानी, एक्चुअली पूरे बिहार की परेशानी जी कि सबसे पहले तो लोगों में स्किल डेवलपमेंट की कमी है। जी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, और सही गाइडलाइन नहीं मिल रहे हैं लोगों को। जो पढ़े हैं, जो एजुकेशन लिए हुए हैं, हम्म। उनको चूंकि एजुकेशन है उनके पास, तो वो सरकारी नौकरी के लिए एजुकेशन लेते हैं। हम्म। उनके दिमाग में पहले से प्लान रहता है हम्म। कि जो वो पढ़ाई करेंगे वो सरकारी नौकरी करने के लिए करेंगे। हम्म। और जिनको नौकरी नहीं है, हम्म। वो हमारे बिहार से बाहर गए हुए हैं, हम्म। उनके मतलब ये जॉब करने के लिए। जी और जिनके पास एजुकेशन ऑलरेडी है, जी। वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम्म। इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमारे पास बिहार के इन्वेस्टर्स सऊदी जी अरब में हैं, वो सब हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जी लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। तो अब क्या है कि हमारे पास विजन यही है कि मैं उद्योग पे ध्यान दूंगा, जी। सही गाइडलाइन दूंगा, और एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था को सही करने की कोशिश करूंगा। हम्म। भ्रष्टाचार पहले चरम पे है, कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। हम्म। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करना है। जी। तो मतलब आपका एक विजन है सर। आप मुद्दों को लेकर के जब बात करें, तो देखिए ये बिहार की राजनीति है, आपसे भी छिपी नहीं है, हमसे भी छिपी नहीं है, जनता से भी छिपी नहीं है। यहाँ पर राजनीति अलग तरीके से होती है। आप बाहर की कंट्रियों में रहकर के आए हैं, आपने वहां की भी राजनीति देखी है काफी करीब से, और यहाँ की राजनीति, आपको दोनों में क्या लगता है कि मतलब अंतर कहाँ पड़ता है? बाहर की राजनीति में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। कि जो सत्ता में बैठे हुए होते हैं, हम्म। वेल एजुकेटेड होते हैं। हम्म। वो क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल माइंड नहीं होते, हम्म। और माफिया डॉन नहीं होते। जी तो इसलिए उनकी जो राजनीति चलती है, हम्म। बहुत स्मूथ होती है। जी
क्राइम रिकॉर्ड कम होता है। हमारे यहाँ क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन है बेरोजगारी, जी नशाखोरी। इससे ये हमारे यहाँ क्राइम रिकॉर्ड को बढ़ाता है। महंगाई ये हमारे क्राइम रिकॉर्ड को बढ़ाता है। वहाँ ये सब चीज से बिल्कुल मुक्त है, वहाँ ये सब चीजें नहीं है। प्लस वहाँ जो सत्ता संभाला हुआ है, यानी देश को संभाला हुआ है, कंट्री को संभाला हुआ है, वो वेल एजुकेटेड लोग सब होते हैं, जी जिसकी वजह से वो कंट्री डेवलप करती है। उनके काम करने का तरीका, शेड्यूल बहुत बेहतर होता है, स्मूथ वर्क होता है। तो मतलब सर आप ऐसा ये आपका ये कहना है कि मतलब यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिशियंस होने के नाते लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप तरक्की की दिशा में जाना चाह रहे हैं तो आपको कई मुद्दों पर और ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति कहने से राजनीति नहीं होती है। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे बाहर की कंट्रियां जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, इम्प्लीमेंट वैसा भी यहाँ होना चाहिए, तो काफी चेंजिंग देखने को मिलेगी। अब बिहार की राजनीति में सर देखिए, वोट बैंक जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर काफी चलता है। आप अभी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि समीकरणों पर काम हो रहा है। बिल्कुल। बीजेपी का एनडीए का मतलब बेसिकली कहें तो अलग एजेंडा है। एमवाई समीकरण जो बिहार में सालों से चली आ रही है, मुस्लिम और यादवों की वोट बैंक, ये अलग समीकरण है। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे फिट बैठिएगा इस जगह पर? अगर मान लीजिए आप एमवाई समीकरण के ही साथ जा रहे हैं तो किस तरह से आप फिट बैठिएगा एक न्यू कमर होने के नाते? देखिए, सबसे पहले तो बिहार को चाहिए जात पात भेदभाव, भ्रष्टाचार, जी ये अखंड पाखंड विश्वास, इन सब चीजों से मुक्त होना होगा, अन्याय से मुक्त होना होगा, जी तब जाके कुछ बेहतर हो सकता है। अब रही बात कि मैं हायाघाट में क्यों चुना और वहां से जी तो समीकरण के हिसाब से मैं क्यों अपने आप को सेट कर रहा हूँ। जी हायाघाट में एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जी हमारे सारे समुदाय से हमको मोहब्बत है और मैं सबको पसंद करता हूँ। हायाघाट में मुस्लिम की जो आबादी है तकरीबन 45,000 है। जी हायाघाट असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। जी हायाघाट असेंबली में बहरी और हायाघाट दोनों आ जाता है। तो उस असेंबली में मुस्लिम की आबादी 45,000 है, जी लगभग 18%। और उसके बाद यादव की आबादी है तकरीबन 12%, जी 13% माने, जी 12% कुछ है। और उसके बाद पासवान है 6%। जी बाकी उसके बाद 3% 4% नीचे सब आ जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आए, जी काम करने वाली कैंडिडेट आती है तो वो नेचुरली निकलेगी और जीतेगी, क्योंकि लोग उसको पसंद ज्यादा करेंगे, बिल्कुल सही बात। उसको पसंद करेंगे, वो निकलेंगे। इसलिए 15 साल से वहाँ पे 2 बार मिस्टर अमरनाथ गामी विधायक थे। उनके दरमियान में भी मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ काम हुआ वहाँ। अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कैंडिडेट भी हैं अभी मिस्टर रामचंद्र प्रसाद, जी तो उनके दरमियान भी कुछ नहीं ऐसा दिखा मेरे को। तो इस वजह से मैंने भी प्लान किया कि मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, शायद मुझे चांस मिलेगा तो। और हमारे काफी दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा कि आने के लिए, इस वजह से मैंने भी प्लान किया ठीक है एक बार चांस लेता हूँ। मतलब आपने सर अब सोचा है कि अब जनता के लिए थोड़ा बहुत कब तक उसी स्पेस को ऑक्यूपाइड करके काम करेगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का जरूरत है। सही। मतलब आप ये चीज आप अपने मन से आपका ये है कि अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, एक्सपैंड करके देखते हैं, अगर किस्मत साथ देगी तो जिस पैटर्न पर आप काम करना चाह रहे हैं उस पर आप काम करिएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब राजनीति में, बिहार की जो राजनीति होती है इसमें कमी कहाँ रह जाती है? कमियों की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो राजनीति के मायने में आप राजनीति में उतर रहे हैं तो आपको अपने अनुसार कमियां क्या दिखती देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि अगर चाहे जी किसी चीज पे कंट्रोल करना जी तो बहुत मुश्किल नहीं है। जी एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक छोटा सा घर है, जी हम घर पे रहते हैं और घर को कंट्रोल करने के लिए कि हम सेफ कैसे रहें, हमारी फैमिली कैसे सेफ रहे, और उस पर हम खड़े उतरते हैं और कामयाब भी रहते हैं। जी तो ठीक उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर एक मॉनिटर होता है एमएलए विधायक। तो वो अगर चाहे कि हमारी फैमिली यानी हमारा आपके क्षेत्र के लोग कैसे सेफ रहेंगे, कैसे उनको सारी चीजें मिलेगी, कैसे उनको एजुकेशन मिलेगा, कैसे हम डेवलप करेंगे, क्या उद्योग कैसे लगाना होगा और उनको गाइडलाइन कैसे मिलेगा,
जो पढ़े लिखे हैं उनको कैसे जॉब मिलेगा। तो अगर ऐसा हम सोच लेंगे तो क्यों मुमकिन नहीं है। सही बात। मतलब आपकी ये जो ऐसे बहुत प्लान सारे ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन सामने आता है करप्शन, जो करप्शन उनको करने नहीं देता। जी तो यही सब चीज़ को लेकर के मैं आगे आया हूँ कि कम से कम एटलीस्ट अपने क्षेत्र को अगर इस तरीके से बना लेता हूँ, तो कम से कम उन लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ेगा जो अच्छे-अच्छे काम करके गए हुए हैं। जी। सर अब महागठबंधन की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र से तो बीजेपी के विधायक ही हैं। जी, अब आप महागठबंधन की बात करते हैं, इसमें सर दो पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी अगर फ्रंट टाइम पे देखा जाए तो एक तो कांग्रेस, दूसरा आरजेडी। यस, अब कांग्रेस की जहां तक बात है, बिहार में उनका पिछला जो ग्राफ है वो काफी नीचे चला गया। इस बार लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, हिस्सेदारी खोज रही है अपनी और सीट शेयरिंग के मामले फंस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एडजस्टमेंट महागठबंधन के अंदर करना चाहिए आरजेडी को, कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्लियर नहीं? और आप वोट बैंक जहां पर हम बात करें एमवाई समीकरण पर ही हमेशा से काम करती रही है, महागठबंधन का पॉलिसी है कि उस समीकरण के हिसाब से उनको वोट बैंक का उनको लगता है, ऑब्जर्वेशन है हमारा भी पसंद कि वो वोट बैंक उनको सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो आपको पर्सनल एक आप खुद एक ओपिनियन के तौर पर बता सकते हैं, मतलब आप खुद राजनीति में उतर रहे हैं तो आपको ज्यादा ये बेहतर पता देखो होगा मैं कि अपने आप वो सॉरी, जो धर्म के नाम पर जो वोट चलता है क्या वो सही में होना चाहिए यहाँ पर? मैं अपने आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ जी कि वहाँ पे अभी बीजेपी की हुकूमत जी है, मतलब उनके एमएलए हैं वहाँ पे। जी तो मैं जब वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, नेचुरली मेरे को बीजेपी पसंद नहीं करती है, तो मुझे टिकट वो देगी नहीं। जी लेकिन वहाँ पे अगर वही काम करती, जी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी फाइट करने की, इलेक्शन में आने की। जी क्योंकि वो काम कर रही है और पब्लिक उससे खुश है, जी तो उनको चांस फिर दोबारा मिलता। जी पब्लिक उनके काम से नाराज़ है, जी नाखुश है, इसलिए मुझे चांस दिया जा रहा है। मैं इसलिए आया हूँ कि वो सीट एक्चुअल में महागठब जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से महागठबंधन की है। जी लेकिन पब्लिक उनको बीजेपी को चांस दी इसलिए कि वो कुछ करके दिखाएगी, लेकिन उनको उस तरफ से निराशा ही मिला। तो इस वजह से मैंने प्लान किया कि मैं आकर के चूँकि आज एक बात और है यहाँ पे कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनको किसी तरह से तो मिल जाता है फैसिलिटी, जी लेकिन जो निचले कास्ट के हैं, एससी एसटी में जो आते हैं, जी उन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। जैसे हॉस्पिटल में आप जाइए, तो हॉस्पिटल में आप जब भी फ़ोन करेंगे या जब भी पेशेंट जाएँगे, तो वहाँ हमेशा सीट फुल मिलेगा, बेड आपको मिलेगा नहीं। जी लेकिन अपर कास्ट के जो होते हैं, उनको बेड फ्री मिल जाता है। वो ये एडमिट भी हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी चलता है। और इन लोग आप अभी भी हॉस्पिटल में जाएँगे, मैं 2 दिन पहले भी आईजीएमएस में गया हूँ, तो वहाँ ये फर्श पे ट्रीटमेंट हो रहा है, पानी का बॉटल लगा हुआ है, फर्श पे लेटे हुए हैं, इस तरह ट्रीटमेंट होता है वहाँ। तो हॉस्पिटल हमारा फुल रहता है हर वक़्त। और उनसे पूछें अगर कहाँ से हैं, तो वहाँ एक्चुअली हायाघाट के एक बंदे थे, उनको देखने मैं गया था। तो वहाँ का सिस्टम को देखा, इस वजह से मैंने एक पॉइंट को भी रखा है कि हॉस्पिटल के हालात जो हैं, स्वास्थ्य के हालात जो इस तरह है। तो जब उनको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, तो नेचुरली दूसरों को तो चांस लेना पड़ेगा। इस वजह से भी मैंने प्लान किया है, इस वजह से मैं आया। तो प्रशांत किशोर आपके नजरिए से कैसे हैं उम्मीदवार? लगातार 243 सीटों पर लड़ने का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौका देकर देखिए, हर मुद्दे पर बात करें, जैसा कि आपका विजन है उनका भी एक अपना विजन है कि जो भी लचर स्थिति है उसको ठीक करेंगे। तो आप अपने अनुसार कैसे देखते हैं उनको एज अ अपोनेंट? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो ऑन द माइक बोलते हैं, वो बहुत बेहतर है और रियली वैसा होना भी चाहिए। इस पे करना और थ्योरी दोनों में फ़र्क है। अगर जैसा बोलते हैं रियली वैसी प्रैक्टिकल उतारते हैं, तो रियली फ्यूचर में देखने को मिलेगा कुछ बेहतर। और वो भी अगर सिर्फ बोल रहे हैं सत्ता पे आने के लिए और सिर्फ क्या बोलते हैं राजनीति बनाने के लिए, पॉलिटिकल फील्ड बनाने के लिए, तब तो फिर वो भी उसी तरह जैसे और सब पीछे गुजर चुके हैं, वैसे ही। अब सर एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। आप राजनीति में अपनी सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने जैसा बताया कि आपका एक अपना विजन है, तो अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या आप अपने विजन पर खड़े उतर करके दिखाइएगा जनता को? बिल्कुल, मैं साबित करूँगा कि मैं उसी जगह पे कायम रहूँगा जो मेरे को ज़िम्मेदारी दी जाएगी।
जिस जिम्मेदारी से मैं आ रहा हूँ और जिस प्रॉमिस करके आ रहा हूँ जैसा, मैं वैसे ही काम करूँगा, जिसमें जनता को 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरा काम यही है। अगर जनता को प्रॉमिस किया हुआ पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ, तो मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए। वो मैं बगैर विधायक बने हुए भी काम कर सकता हूँ। स्कूल खोलना वो मैं बगैर विधायक बने हुए भी कर सकता हूँ। हॉस्पिटल खोलना वो भी मैं बगैर किसी इसके कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा प्लानिंग है अभी क्या है कि मैं अभी जो भी काम करूँगा वो अपनी हैसियत के मुताबिक करूँगा। जब मैं सत्ते में आऊँगा तो मैं सरकार की हैसियत के मुताबिक काम करूँगा। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमसे मिले और जो वो चाहती है, जो उसकी सहूलत का है, वो सारी चीज़ उनको मिलना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या फिर करप्शन हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसकी वजह से वो तराही हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, हमारी फैमिली होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फैमिली है, तो मैं उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूँगा। धन्यवाद सर। तो देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं और राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी और क्या कुछ अपना एक विजन लेकर के आए हैं, ये साफ तौर पर आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।